वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए आज बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में। इसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर। अब स्टेट ऑफ मैटर में क्या मतलब होता है, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा मैटर एग्जिस्ट। मैटर क्या होता है, चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था आपको। एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस दैट इज नोन एज मैटर। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका अपना मास हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, क्या कहलाता है हमारा, उसको हम मैटर बोलते हैं। मैटर एग्जिस्ट इनटू 3 क्लासेस नॉर्मली: सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, ये हमारा मैटर की स्टेट होती है। अब बात आती है हमारी लिक्विड के बारे में। लिक्विड के बारे में आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 12th में, वो 12th में पूरा आपका। सॉलिड के बारे में भी आपको चैप्टर 12 में पढ़ाएंगे, क्योंकि चैप्टर 12th में सारी बातें। यहाँ पर केवल गैस के बारे में। तो गैस आपको पता ही है, कोई भी ऐसी चीज जो जिसका डेफिनेट वॉल्यूम डेफिनेट शेप ना हो, उसको हम गैस बोलते हैं, वो गैस कहलाती है। अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, देखिएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब होता है कि जब भी दो मॉलिक्यूल आपस में पास पास लाए जाते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट करने लगती है। आप कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और जब दूसरे दोनों के इलेक्ट्रॉन या दोनों के न्यूक्लियस आपस में रिपेल करते हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होती है। तो हम रिपल्सन फोर्स की बात यहां नहीं करते दिखते हुए, हम किसकी बात करते हैं? अट्रैक्शन फोर्स की। तो पहली बात तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, यानी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपका काम करती है किसके बीच में? एटम या मॉलिक्यूल, किसी एटम या मॉलिक्यूल के, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल इज नोन एज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो फर्दर क्लासिफाइड होती हैं। उनको हम बोलते हैं, पहली बात, वांडरवाल फोर्सेस। वांडरवाल फोर्सेस क्या होती हैं? यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब क्या हुआ? चाहे वो फोर्स रिपल्सन की हो या अट्रैक्शन की, तो उनको पर्टिकुलर हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। लेकिन अगर वो फोर्स पर्टिकुलरली अट्रैक्शन फोर्स हो, यानी उसको उनके भी मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स हो, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वांडरवाल फोर्सेस। यानी द अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज नोन एज वांडरवाल फोर्सेस। दीज आर फॉलोइंग टाइप। ये आपकी फॉलोइंग टाइप होती हैं। क्या है जी? देखिएगा, ए, लंडन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स, यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंस्टेंट डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल इज कॉल्ड लंडन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स। यानी वो फोर्स जो अट्रैक्टिव फोर्स है किसके बीच में? इंस्टेंट डाइपोल के और इंड्यूस डाइपोल के, उनको हम क्या बोलते हैं? लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। दीज फोर्सेस आर, जो इनकी जो एनर्जी होती है, यानी जो इंटरेक्टिव एनर्जी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶। यानी उनके बीच जो इंटरेक्टिव एनर्जी होगी वो 1/r⁶ के बराबर होती है, जहां आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द इंटरएक्टिव पार्टिकल, यानी जो पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करते हैं उनके बीच की दूरी होती है। जैसे आपका जितने भी हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, CCl4 हुआ, Cl2 हुआ, H2 हुआ, इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में नॉन पोलर जो फोर्स होती है एग्जिस्ट करती हैं, मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। तो क्या मतलब है? वो फोर्स जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है, उस वांडरवाल फोर्स को हम लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स बोलते हैं। और ये इंटरमोलिकुलर फोर्स में सबसे वीकेस्ट फोर्सेज होती हैं, सबसे वीक फोर्स है आपकी ये। आप कहेंगे कैसे? मान लीजिए मेरा एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल ये है, आप दिखाई दे रहा है आपको ऊपर, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये क्या हमारा दूसरे क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। तो अब क्या होगा? मान लीजिए ये हमारा इंस्टेंट डाइपोल है। अब आप कहेंगे इंस्टेंट डाइपोल का मतलब होता है, पहली बात तो डाइपोल क्या है पहले बताता आपको। डाइपोल में कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिस पर दो अपोजिट चार्ज हो, जिनके बीच में कोई डिस्टेंस हो, मान लीजिए डिस्टेंस आर इनके बीच में, वो मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? हमारा डाइपोल। यानी एनी मॉलिक्यूल हैव टू अपोजिट चार्ज पोल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, दैट इज नोन एज
डायपोल, उसको डायपोल बोलते हैं, डायपोल हो गया। अब इन्होंने कहा है कि मान लीजिए इंस्टेंट डायपोल क्या है, सपोज करो क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल हमारा ये ऐसे Cl2, इसमें सब जगह इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हैं ऐसे, एक मॉलिक्यूल यहां पर है, ये इसमें सब जगह इलेक्ट्रॉन है, घूम रहे हैं चारों तरफ। मान ली किसी क्षण, इंस्टेंट, फ्रैक्शन ऑफ टाइम, सारे इलेक्ट्रॉन एक साइड इकट्ठे हो जाए आकर के। मान लीजिए सारे इलेक्ट्रॉन थे, ये सारे इलेक्ट्रॉन ये एक साइड इकट्ठे हो गए आकर के। तो जिस साइड में इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं वहां पर नेगेटिव चार्ज, और जहां इलेक्ट्रॉन कम रहते हैं वहां पर पॉजिटिव चार्ज। इस कम, जहां ज्यादा चार्ज नेगेटिव, उसको बोलते हैं नेगेटिव पोल, और उसको बोलते हैं पॉजिटिव पोल। तो ये जो मॉलिक्यूल बना, ये इंस्टेंट डायपोल बना, इसको बोलते हैं इंस्टेंट डायपोल। और जैसे ये दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ जाएगा तो इसका जो पॉजिटिव किनारा है दूसरे वाले मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो वहां पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, वहां पर दूसरा पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो इंस्टेंट डायपोल था, इंड्यूस डायपोल। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंड्यूस डायपोल और इंस्टेंट डायपोल के बीच होती है तो उस फोर्स को बोलते हैं हम लंडन फोर्स, या आपका डिस्पर्सन फोर्स, सबसे वीक फोर्स होती है। तो ये इंस्टेंट डायपोल है, यानी किसी फ्रैक्शन ऑफ टाइम में बना। वैसे तो नॉर्मल मॉलिक्यूल ये थे हमारे, जैसे मान लीजिए कि न्यूक्लियस हुआ इनका, ये Cl2 का मॉलिक्यूल, ये Cl2 का मॉलिक्यूल। अब मान लीजिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सारे इलेक्ट्रॉन एक साइड में आ गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो घूमते रहते हैं। तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर जैसे यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव हुआ, इसमें दूसरा मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचा, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव हुआ। इनके बीच में फोर्स ऑपरेट करने लगी। इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। ठीक है बेटा, तो ये तो होती है हमारी लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। दूसरी आती है, दूसरी फोर्स को बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं डायपोल डायपोल फोर्स। अब डायपोल डायपोल फोर्स क्या है जी, जब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है तो उस फोर्स को बोलते हैं डायपोल डायपोल फोर्स। आप कहें कैसे, सपोज कीजिए ये एक HCl का मॉलिक्यूल है, आप जानते हैं इसमें प्लस चार्ज होता है, इसमें क्या होता है, माइनस चार्ज। तो ये क्या हमारा एक परमानेंट डायपोल है, ये परमानेंट डायपोल है। दूसरा क्या हुआ हमारा, ऐसा ही एक मॉलिक्यूल हमारा यहां पर है HCl का, इसे प्लस चार्ज, इसे माइनस चार्ज। अब इसका ये किनारा नेगेटिव वाला, इसका ये किनारा पॉजिटिव वाला। ठीक है, ये भी क्या हमारा परमानेंट डायपोल है, PD बोल देता हूं मैं। तो इनके बीच जो एट्रैक्टिव फोर्स लगती है उसको बोलते हैं हम डायपोल डायपोल फोर्स। ये किसके बीच में लगती है, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। यही पोलर, यही पोलर, इनके बीच जो फोर्स होगी वो क्या कहलाती है हमारी, उसको बोलते हैं डायपोल डायपोल फोर्स। और ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो समझिएगा, अगर हमारी नॉन पोलर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तो वो लंडन फोर्स कहलाती है। और अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स हमारी परमानेंट डायपोल्स, ये अपने आप एक डायपोल है, बना नहीं है इनकी तरह, ये अपने आप ही क्या है, डायपोल्स है। ये एक डायपोल, ये एक डायपोल, इसका नेगेटिव पॉइंट, इसका पॉजिटिव पॉइंट, आपस में एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इनके बीच जो भी फोर्स होती है उसको बोलते हैं आपका डायपोल डायपोल फोर्स। और ये पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगती है। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, समझ लीजिएगा। यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ attraction between permanent dipole is called dipole force. It is strong force. कैसी होती है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। एंड इंटरएक्टिव एनर्जी विल बी क्या होगी, 1/r⁻³
क्या होगी इनके बीच में, जो इनकी डिस्टेंस है उनके 1/r3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब यहां लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल HCl, ठीक है, कोमा HCl हो गया हमारा, या आपका HIETC, इनके बीच में ये वाली फोर्स लगती है, और ये किसके बीच में लगेगी, दैट इज इट एग्जिस्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल, ये पोलर में लगती है, ठीक है। तो समझ लीजिएगा, अगर हमारी परमानेंट डाइपोल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन परमानेंट डाइपोल इज नोन एज डाइपोल डाइपोल फोर्स। इट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, एंड इंटरेक्टिव एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁻3, यानी इनके बीच जो डिस्टेंस होती है उसके 1/r3 के बराबर होती है। तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स हुई, जैसे आपको बताया HCl हुआ, HI हुआ, इनके बीच में फोर्स लगती है। और यानी नॉर्मल भाषा में समझ सकते हैं कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच जो फोर्स लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, उस फोर्स को हम बोलते हैं आपका डाइपोल डाइपोल फोर्स, ये डाइपोल डाइपोल फोर्स कहलाती है, ठीक है जी। चलिएगा, अब इसके बाद बात आती है आपकी सी पार्ट, ये फोर्स चल रही है अभी हमारी, सी क्या होगी, इसको बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, यानी एक परमानेंट डाइपोल होगा, एक इंड्यूस्ड डाइपोल होगा, उनके बीच जो फोर्स लगती है उसको बोलते हैं आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। पहले इसका स्टेटमेंट समझ लीजिएगा, क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन परमानेंट डाइपोल and induced dipole is known as dipole induced dipole force, dipole induced dipole force. The interactive energy also inversely proportional to the 1/r⁶, इसमें भी r⁶ के बराबर होती है। दिस फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, किसके बीच में एग्जिस्ट करती है, बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने HCl एंड Cl2 ये ले लिया, एक पोलर मॉलिक्यूल है, एक नॉन पोलर है, तो क्या होगा, अब आप ऐसा समझ लीजिएगा, मान लीजिए ये हमारा HCl का मॉलिक्यूल है, H+Cl-, मैंने इसको लिख दिया, ये हमारा पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये तो क्या हमारा परमानेंट डाइपोल है, ये तो डाइपोल हुआ। दूसरा क्या है, मान लीजिए हमने ये ले लिया Cl2, अब इसका नेगेटिव वाला किनारा, तो क्या करेगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन इधर होंगे उनको इधर भगाएगा, जब इधर भागेंगे तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव, और इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट करने लगेगी, ऐसा समझिएगा। तो ये जो फोर्स होती है इसको बोलते हैं, ये हमारा क्या
डाइपोल हुआ, ये हुआ इंड्यूस्ड यानी बना हुआ, इसको देख करके बनता है। तो ये जो फोर्स होती है इसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ठीक है बेटा, तो क्या बात समझ में आई आपको? समझिए फिर दोबारा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन परमानेंट डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इज नोन एज dipole induced dipole force. The interactive energy also inversely proportional to 1 upon r to the power 6. This force exists between polar and non-polar molecule. For example, HCl and Cl2. हमने लिया यहाँ पर ये HCl का मॉलिक्यूल है, परमानेंट डाइपोल है, ये क्लोरीन है, ये हमारा क्या इंड्यूस्ड डाइपोल है, इससे हमारा ये बना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट। अब ये इसके इलेक्ट्रॉनों को दूर भगाएगा तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। इस फोर्स को बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ठीक है, तो फिर दोबारा समझिएगा आप। पूरा जो आपका फोर्स के बारे में बताया, पहली बात तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, वो पार्टिकल क्या होंगे, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, अभी तक आपने पिछले चैप्टर पढ़ा था, हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा आपने, आपने आयनिक बॉन्ड पढ़ा, आपने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा, आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा, ये सब फोर्स हैं। लेकिन एक नई टाइप की फोर्स आती है, ये किसके बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में लगती हैं। वो हमारी क्या थी, एटम के बीच में लग रही थी, ये मॉलिक्यूल के बीच में लगती हैं। हालांकि एटम भी हो सकते हैं, जैसे मान लिया हीलियम है हमारा, हीलियम तो एटम है, हीलियम H2 की फॉर्म में नहीं होता। तो जब भी हमारी अट्रैक्टिव फोर्स होती है या रिपल्सिव फोर्स होती है आपका एटम या मॉलिक्यूल के बीच में, तो उस फोर्स को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। अब आगे बात आती है वांडरवाल फोर्स की। वांडरवाल फोर्स क्या होती है? फोर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस इज नोन एज वांडरवाल फोर्सेस। यानी जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर वाली अट्रैक्टिव फोर्स होती हैं उनको हम वांडरवाल फोर्सेस बोलते हैं, वांडरवाल फोर्स कहलाती हैं। अब ये हमारी फर्दर क्लासिफाइड होती हैं आपकी वांडरवाल फोर्सेस। जैसे पहले आपको मैंने बताया था लंडन फोर्सेस और डिस्पर्सन फोर्सेस। लंडन फोर्सेस या डिस्पर्सन फोर्सेस का मतलब क्या होता है कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे मान Cl2 हुआ, या CCl4 के मॉलिक्यूल हुए, या हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हुए, या हीलियम हीलियम के मॉलिक्यूल हुए, तो इनके बीच में जब फोर्स लगती है तो क्या होती है हमारी, वो फोर्स हमारी कहलाती है लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। वांडरवाल फोर्स में वो सबसे वीकेस्ट फोर्स होती हैं और इसलिए उनको लंडन या लंडन फोर्स या आपका लंडन फोर्स बोलते हैं या आपका डिस्पर्सन फोर्स बोलते हैं। उसमें क्या होता है, मान लीजिए एक हीलियम का एटम है, फिर दोबारा आपको बताता हूँ। अभी तो मैंने क्लोरीन के बारे में बताई थी, क्लोरीन का मॉलिक्यूल हुआ। और अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ हमारा, हाइड्रोजन का हमारा एटम हुआ। तो हाइड्रोजन एटम का क्या मतलब है, देखिए, सॉरी हीलियम का, मान लीजिए ये हीलियम का एटम है एक, ये एक हीलियम, ये एटम हुआ। हीलियम का क्या हुआ, दूसरा एटम हुआ। मान लीजिए इसके सारे इलेक्ट्रॉन एक साइड में आ गए, तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। जब ऐसा हुआ तो इसके इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे थे, इसने इसके इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लिया, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इनके बीच में क्या हो गया, फोर्स लग गई। तो ये नॉन पोलर के बीच में है। तो जब नॉन पोलर के बीच में फोर्स लगती है तो वो क्या कहलाती है, उसको बोलते हैं लंडन या डिस्पर्सन फोर्स, सबसे वीक फोर्स होती है। दूसरी बताई थी आपको डाइपोल डाइपोल फोर्स, यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द परमानेंट डाइपोल। जैसे HCl का मॉलिक्यूल परमानेंट डाइपोल होता है, उस पर एक पर प्लस चार्ज और दूसरे माइनस चार्ज होता है। तो जब इन एटम्स के बीच में फोर्स लगती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम आपका डाइपोल डाइपोल फोर्स। और ये जो फोर्स है ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, 1/r⁻3। यानी जो एटम हम ले रहे हैं उनके बीच की जो दूरी है उसके r⁻3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अब उसके बाद आपको बताइए डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन परमानेंट डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, दैट इज नोन एज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। इसमें क्या होता है, एक तो पोलर मॉलिक्यूल होता है, एक नॉन पोलर होता है। तो सबसे पहले वाली नॉन पोलर के बीच, ए वाली बी वाली पोलर पोलर के बीच, सी वाली पोलर नॉन पोलर के बीच। इस तरीके से ये फोर्स हमारी कहलाती है आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स या लंडन फोर्स। ये आपको मैंने यहाँ समझा दिया इसके बारे में। ठीक है जी। अब हमारी आगे बात आती है थर्मल एनर्जी। थर्मल
एनर्जी क्या होती है? थर्मल एनर्जी। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी arises due to motion of its particle is known as क्या कहते हैं उसको? थर्मल एनर्जी। वो थर्मल एनर्जी कहलाती है। क्या मतलब हुआ? थर्मल एनर्जी का मतलब होता है बेटा, जब भी कोई एनर्जी हमारी पैदा होती है किसके द्वारा? बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल, यानी जब पार्टिकल मोशन करते हैं। जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपने हैंड्स को रब करते हैं, आपने अपने हैंड्स को रब किया तो क्या हुआ? आपके शरीर में हाथ गर्म हो गया आपके, या आपने एक्सरसाइज करनी स्टार्ट की, तो इसका मतलब क्या? आपकी बॉडी मोशन में हो रही है। तो जब भी किसी बॉडी के मोशन के द्वारा कोई एनर्जी पैदा होती है तो उस एनर्जी को हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं। यानी द एनर्जी ऑफ ए बॉडी अराइजेस ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज नोन एज थर्मल एनर्जी। ये हमारी थर्मल एनर्जी होती है। ठीक है। अब इसके बाद आपकी बात आती है, ये तो हमारी बात थी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में, और आपका थर्मल एनर्जी क्या है। अब हम बात करेंगे आपसे गैसेस स्टेट के बारे में। कुछ गैसेस लॉ हैं, उनको समझेंगे। तो क्या होती है बात? गैसेस लॉ। गैसेस लॉ कहलाते हैं हमारे। गैसेस लॉ में आपका पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। देखिएगा क्या होता है। बॉयल्स लॉ क्या कहा था बॉयल्स ने? इन्होंने कहा था कि अगर हम फिक्स मास ऑफ गैस ले लें, यानी किसी गैस का फिक्स मास ले लें, और हम क्या करें? उसका टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, तो जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। यानी अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा। इसी को बोलते हैं बॉयल्स लॉ। आप कहें क्या मतलब है? आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए हमने क्या किया, कोई बैलून लिया, बैलून में हमने क्या करा? बहुत ज्यादा गैस भर दी, ठीक है, खूब फुला दिया उसको, ठीक, तो उसका प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। या आप ऐसा समझ लीजिएगा, सपोज कीजिए आपने एक सिरिंज जो होती है हमारी, जो इंजेक्शन वाली सिरिंज होती है, उसको इमेजिन करिए वो एक सिलेंडर है हमारा, और उसमें हमने क्या किया? जब वो खाली सिरिंज है हमारी, उसकी नीडल हमने नहीं लगाई, तो एक पिस्टन हुआ, एक सिलेंडर हुआ उसके अंदर। अब क्या होता है, मान लीजिए पहले उसके अंदर क्या है? हमारी एयर नहीं है। हमने उसको क्या करा? जो उसकी सिलेंडर है, उसका सिरिंज का, उसको हमने 0 ml पे रखा हुआ है। उस पर निशान होते हैं ना, 1 2 3 4 5 ml के निशान। तो पहले हमने उसको 0 ml निशान पे रखा, इसका मतलब उसके अंदर एयर की मात्रा बहुत कम है। अब हमने क्या करा? उसको पीछे खींचा 5 ml तक, खाली खींचा तो उसके अंदर एयर आ जाएगी, ठीक है। तो आपने 5 ml वॉल्यूम भर लिया। अब आपने क्या किया? आपने उसके जहां से उसमें छेद होता है, उसके टिप पर आपने उंगली लगा दी अपनी, ऐसे ये उंगली लगा दी ऐसे, और उंगली लगा करके अब आपने जो पिस्टन था, जो उसका पंप दबाने वाला, उसको 5 ml से कहां पर लिया है? 2 ml पर लिया है। तो आपने क्या करा? प्रेशर को बढ़ाया। जब प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हुआ? एयर का घट करके 2 ml हो गया। यानी प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता है? घटता है। और अगर आप क्या करेंगे? प्रेशर को हटा लेंगे तो फिर क्या होगा? पिस्टन फिर वहीं पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या है कि प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता है। यही स्टेटमेंट हमारा बॉयल्स ने बताया था। उन्होंने कहा था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर फिक्स अमाउंट ऑफ गैस द वॉल्यूम ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली विद द प्रेशर ऑफ गैस। यानी जो गैस का वॉल्यूम है वो इनवर्सली वेरीज करता है किसके? प्रेशर ऑफ गैस के। तो इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं बॉयल्स लॉ। तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एट
ये स्टेटमेंट है इसका बेटा, एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस वेरीज, माने चेंज होता है, इनवर्सली विद द प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, यानी हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, या हम लिखेंगे V बराबर, इसको हटाकर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, K अपॉन P करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, या हम लिखेंगे PV बराबर कांस्टेंट, PV बराबर K का मतलब क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, K को हमने क्या माना यहां पर, एक कांस्टेंट माना है। यदि if P1 V1 are initial pressure and volume of gas and P2 V2 are final pressure and volume of gas, यानी अगर हमने कोई गैस ली, उसका इनिशियल प्रेशर हमारा क्या हुआ, P1 हुआ, इनिशियल वॉल्यूम उसका V1 हुआ, और P2 उसका क्या हुआ, फाइनल प्रेशर, और V2 क्या हुआ उसका फाइनल वॉल्यूम। तो उस केस में क्या होगा, P1 V1 बराबर P2 V2 के बराबर होता है, यानी उस केस में हमारा हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर कांस्टेंट। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। फिर समझिए दोबारा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली विद द प्रेशर ऑफ गैस, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P, या V इज इक्वल टू K अपॉन P, या PV बराबर कांस्टेंट। अगर P1 V1 हमारे इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम हो किसी गैस के, P2 V2 उसके फाइनल प्रेशर वॉल्यूम हो, तो P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर कांस्टेंट होते हैं। इसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। अब इसमें हम एक ग्राफ खींचते हैं। क्या करेंगे हम एक ग्राफ लेंगे। सपोज कीजिए यहां हमने क्या लिया, प्रेशर लिया, यहां हमने वॉल्यूम लिया। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो ऐसे क्या होगा, वॉल्यूम हमारा घटता चला जाता है। कब है ये, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, ये कहलाता आइसोथर्म। इस ग्राफ को बोलते हैं बेटा हम आइसोथर्म। ठीक है, तो समझिएगा क्या मतलब है इसका। देखिए, ये आपसे बोलते हैं, फिर बात समझिएगा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हमने किसी गैस का कांस्टेंट टेम्परेचर रखा हो और उसकी फिक्स अमाउंट ली हो, जैसे मैंने आपको बताया, आपने एक पिस्टन लिया था, पिस्टन में मान लीजिए आपने 5 मोल गैस भर ली और आपने उसका टेम्परेचर फिक्स कर दिया जी 25 डिग्री टेम्परेचर है उसका। तो अब अगर आप उसका प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम घटेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ाते हो तो प्रेशर घटेगा। यही हमारा बॉयल्स लॉ कहलाता है। इसके बाद मैंने माना कि किसी गैस का इनिशियल प्रेशर P1 था, इनिशियल वॉल्यूम V1 था, तो उस और P2 V2 उसका फाइनल प्रेशर वॉल्यूम थे, तो उसके लिए एक रिलेशन आता है P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर कांस्टेंट। अब अगर एक ग्राफ खींचते हैं हम प्रेशर वॉल्यूम के बीच कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो इस ग्राफ को बोलते हैं आइसोथर्म। तो आइसोथर्म क्या हुआ, हम लिखेंगे द ग्राफ बिटवीन
वॉल्यूम एंड प्रेशर of a gas at constant temperature is known as आइसोथर्म। उसको हम आइसोथर्म बोलते हैं। तो पूछ लेता व्हाट इज आइसोथर्म, तो आप बता देंगे कि अगर हम एक ग्राफ खींचते हैं प्रेशर वॉल्यूम के बीच कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो जो ग्राफ आता है उस ग्राफ को बोलते हैं आइसोथर्म। आएंगे आगे आगे आइसो बार आएगा, आइसोथर्म आएगा, तो ये हम इसके बारे में जानते हैं। अब आगे बात आती है बेटा आपकी, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, यानी हमारे जीवन में इसका लाभ क्या है या क्या इसका यूज है। तो लिखेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ क्या होगी। देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ में बात आती है आपका, जैसे हम हाई एल्टीट्यूड, आपने सुना होगा हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो पहाड़ों पे हमें क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, यानी हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। सांस लेने में क्यों दिक्कत होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे माउंटेन्स के ऊपर, तो वहां प्रेशर हमारा घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि गैस का वॉल्यूम बढ़ता है। यानी जब अगर आप अर्थ, यानी अगर आप यहाँ पे देखेंगे सरफेस पर जहां हम हैं खड़े हैं, यहाँ प्रेशर 1 atm है। 1 atm प्रेशर का मतलब होता है 760 मिलीमीटर ऑफ प्रेशर, 1 atm प्रेशर है। लेकिन अगर हम चले जाएं माउंट एवरेस्ट पर, तो वहां प्रेशर क्या हमारा 0.5 atm, वहां प्रेशर आधा हो जाता है, प्रेशर घट जाता है। जब प्रेशर घटेगा तो इसका मतलब क्या, वॉल्यूम बढ़ेगा। आपको पता है जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। आपको गैस के बारे में जानते हैं, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। भाई अगर आपकी एयर है यहाँ पर, मान लीजिए एयर की जितनी मात्रा यहाँ पर है, जब आप माउंट एवरेस्ट पे चले जाओगे, मान लीजिए एक सेंटीमीटर क्यूब में जितनी गैस है, एयर है, वहां पर क्या होगी, वहां एयर का वॉल्यूम, यानी वहां पर वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम का मतलब डेंसिटी घट जाएगी। जब डेंसिटी घटेगी तो एयर बिकम लेस डेंस फॉर द रेस्पिरेशन, और हमें वहां पर क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसलिए जो आपका, जब आप पहाड़ों पे जाते हैं, बहुत हाइट पे जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का मतलब होता है आपको वॉमिटिंग फील होगी, आपको नोजिया, आप नोजिया का मतलब होता है उल्टी जैसा होना, उल्टी आना नहीं, आपको जैसे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं सूखी उल्टी आना, ओ की तरह करता रहेगा बंदा, उल्टी नहीं आएगी। इनडाइजेशन, अपच हो जाएगी। और जब ब्रेन में ऑक्सीजन पूरी नहीं पहुंचेगी तो आपको गिडीनेस, चक्कर आएंगे। ये सारी बीमारियां हमारी हाई एल्टीट्यूड सिकनेस कहलाती हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं एट माउंटेन वॉल्यूम ऑफ एयर increase because pressure decrease, hence gas become, गैस का मतलब एयर, become less dense than earth surface, which causes high altitude sickness, यानी पहाड़ों की बीमारी। तो क्या कहते हैं इसको, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। ये हाई एल्टीट्यूड सिकनेस कहलाती है। तो वो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, बता देंगे बॉयल्स लॉ जी हमारा क्या है। उसके बाद आपसे पूछेगा, आप ये बताइएगा कि आइसोथर्म क्या होती है, तो आप आइसोथर्म के बारे में बताएंगे, यानी द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर इज नोन एज आइसोथर्म। अगर वो पूछे फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होते हैं हमारे, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ, तो आप लिख देंगे एट माउंटेन्स वॉल्यूम ऑफ एयर इंक्रीज बिकॉज प्रेशर डिक्रीज,
hence air become less dense than earth surface which causes high altitude sickness। अभी मैंने बताया हाई एल्टीट्यूड सिकनेस में नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, ये सब फिनोमिन क्या होती है हमारी, ये सब की सब फिनोमिना हमारी हाई एल्टीट्यूड सिकनेस कहलाती हैं। इनको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं। ठीक बेटा, तो इस तरीके से ये हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जब हम क्या करते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं। तो ये हमारा क्या था, बॉयल्स लॉ। इसके बाद दूसरा लॉ आता है आपका जिसको बोलते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, बॉयल भी साइंटिस्ट थे, चार्ल्स भी साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो चार्ल्स ने क्या बताया था, इन्होंने तो बताया था रिलेशन प्रेशर वॉल्यूम के बीच में। उन्होंने रिलेशन बताया था बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी किसी भी गैस की टेम्परेचर में और प्रेशर में क्या रिलेशन होता है। तो किसने बताया था, हमारा चार्ल्स ने। उसको बोलते हैं चार्ल्स लॉ। ठीक है, थोड़ा बड़ा है, इसको कल बताएंगे। ओके, थैंक यू। कितने देर की होगी बेटा, 35 मिनट हो गए नहीं, चल चल सी।